की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग संज्ञा और उसके भेद के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहली वीडियो में बताया गया था, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जैसा कि इस पर लिखा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसमें पहले भेद के बारे में हम आज जानेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे इस पर लिखा है, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में जाने। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी लड़के का नाम, लड़की का नाम, आदमी का नाम, औरत का नाम, वह सबके सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे राम, हरि, सोहन, भारती, नीता, गीता, सीता, ये सबके सब जो भी व्यक्ति के नाम है वह सबके सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जो दिशाएं होती है, जैसे कि हम लोग इसके पहले की वीडियो में जान गए हैं कि 10 दिशाएं होती है। 10 दिशा जो भी है उस सबका नाम हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, आग्नेय, ईशान, वायव्य, अर्ध, अधः, ऊर्ध्व, यह जो 10 दिशा है वह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। किसी भी देश का नाम हो, किसी प्रदेश का नाम हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उत्तराखंड है। या देश के नाम में भारत है, नेपाल है, चीन है, जापान है, रूस है, अमेरिका, ये सब के सब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। उसी तरह जैसे भारत के रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं, चीन के रहने वाले लोग चीनी कहलाते हैं, जापान के रहने वाले लोग जापानी कहलाते हैं, अमेरिका के रहने वाले लोग अमेरिकी कहलाते हैं। तो इस तरह जो राष्ट्रीय जातीयता है उसके नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे भारतीय है, रूसी है, जापानी है, चीनी है, अमेरिकी है, ये सब के सब, नेपाली है, भूटानी है, बंगाली है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे प्रदेश के अंतर्गत भी, जैसे बंगाल में रहने वाले लोग बंगाली कहलाते हैं, तो इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। गुजरात के रहने वाले लोग गुजराती कहलाते हैं, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। जितने सागर है, समुद्र है, वह सबके सब नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे लाल सागर, काला सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सब जितने सागर के नाम होंगे वे सबके सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जितनी नदियां हैं, नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे गंगा, यमुना, जमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, वितस्ता, झेलम, ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। जितने पर्वत, पहाड़ की जो पर्वतमालाएं हैं वह सबके सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे हिमालय है, अलकनंदा है, नीलगिरी है, राकीज है, एंडीज है, ये सबके सब जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वह सबके सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि किसी शहर का नाम कहा जाए, जैसे वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, कलकत्ता, चेन्नई, सूरत, अहमदाबाद, ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और यदि कोई चौक हो, जैसे चांदनी चौक है, ये सब के सब, जैसे चांदनी चौक है तो चांदनी चौक एक जगह का नाम है, वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी के महापुरुष के नाम पर कोई नाम हो, जैसे महाराणा प्रताप चौक, महाराणा प्रताप मार्ग, गांधी मार्ग, बोस मार्ग, ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसी भी पुस्तक का नाम रखे, समाचार पत्र का नाम रखे, पत्रिका का नाम रखे, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे रामायण है, रामचरितमानस है, गीता है, गोदान है, गबन है, कायाकल्प है, यह पुस्तकों के नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। आप रोज समाचार पत्र पढ़ते हैं, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, जन संदेश, यह जो पत्र का नाम है, इंडिया टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसी पत्रिका का नाम जैसे इंडिया टुडे है, जन कल्याण पत्रिका है, निरोग पत्रिका है, यह पत्रिकाओं का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दिन और महीने के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यह जो भी नाम रखे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल रखे वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चैत, बैसाख, जेठ, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, ये सब भी आप रखे तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो भी तीज त्योहार आप मनाते हैं वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे होली, दिवाली,
ईद, मुहर्रम, रक्षाबंधन, विजयदशमी, ये इस तरह के जो त्यौहार होते हैं वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं या सभी व्यक्तियों का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो आपके सगे संबंधी है उनके नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे माता कहा जाए, पिता कहा जाए, भाई कहा जाए, बहन कहा जाए, चाचा कहा जाए, भतीजा कहा जाए, भांजा कहा जाए, मित्र कहा जाए, दोस्त कहा जाए। यह सबके सब जो पद रखे गए, जो नाम रखे गए, यह सबके सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जो व्यवसाय होता है, जैसे मान लीजिए कोई जुलाहा है, कोई धुनिया है, कोई विक्रेता है, कोई सब्जी बेचता है, उसका नाम हो गया। कोई कसाई हो गया जो मीट बेचता है, तो कसाई हो गया। यह इस तरह के जो भी व्यवसायों के नाम होते हैं वे सबके सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उससे एक पूरे वर्ग का बोध होता है। पदों के नाम में जैसे शिक्षक है तो शिक्षक कहा जाए तो पूरे शिक्षक वर्ग का बोध होगा। प्रोफेसर कहा जाए तो जितने प्रोफेसर है सबका बोध हो जाएगा। डॉक्टर कहा जाए तो जितने डॉक्टर हैं सबका बोध होगा। क्लर्क कहा जाए तो जितने क्लर्क है सबका बोध होगा। जैसे कोई भी पद हो जाए, जैसे राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, मंत्री हो जाए, यह सब के सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पशु पक्षी के नाम हो जाए, जैसे घोड़ा हो जाए, गाय हो जाए, बैल हो जाए, तोता हो जाए, मैना हो जाए, कौवा हो जाए, कोयल हो जाए, यह सब के सब नाम जातिवाचक संज्ञा का बोध कराने वाले होते हैं। किसी वस्तु का नाम हो जाए, जैसे विद्यालय हो गया, जैसे विद्यालय का नाम यदि रख लिया जाए तो जैसे सेंट जेवियर कॉलेज कहा जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यदि विद्यालय कहा जाए तो जैसे बलिया में रहने वाले स्थित जो भी है, जैसे हॉली क्रॉस स्कूल है, सेंट जेवियर स्कूल है, ज्ञानपीठिका स्कूल है, इनविक्टस स्कूल है, इस तरह के बहुत सारे स्कूल है, वह अगर नाम रखा जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन केवल स्कूल कह दिया जाए, विद्यालय कह दिया जाए, कॉलेज कह दिया जाए तो वह सारे विद्यालय, कॉलेज आदि का बोध कराएंगे और वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। उसी तरह मकान है, घर है, कुर्सी है, घड़ी है, पुस्तक, विद्यालय, अस्पताल, यह सबके सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। जैसे रामायण कहा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यदि पुस्तक कहा जाए तो उससे रामचरितमानस का भी बोध होगा, रामायण का भी बोध होगा, गीता का भी बोध होगा, महाभारत का भी बोध होगा, गोदान का भी, गबन का भी, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, यह जितने भी पुस्तक हैं उन सबका बोध केवल पुस्तक पद करा देगा। तो इस तरह के जो पद होते हैं वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जो प्राकृतिक आपदा आदि होता है, तत्व होते हैं, उनको हम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, बिजली, बाढ़, भूस्खलन, इस तरह के जितने भी पद होते हैं वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आइए इसके बाद हम इसके तीसरे भेद के बारे में पढ़े। हम तीसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा होती है जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो सदैव एक समूह का बोध कराए, जैसे कक्षा कहा जाए तो यह 2, 4, 5, 10, 20, 50 बच्चों की एक यूनिट होती है जो एक साथ प्रदर्शित होती है, तो कक्षा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। सेना भी सदैव 100-200 की टोली में होती है, वह भी है। दल है, दल एक से अधिक लोगों का होता है। झुंड, सभा, समिति, गुच्छा, दर्जन, कुंज, मंडल, टोली, यह ऐसे पद होते हैं जो सदैव एक से अधिक व्यक्तियों का बोध कराते हैं और यह सदैव समूह में ही होते हैं। ऐसे पद को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह की जो भी पद है वह सबके सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसका चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे इसका नाम है द्रव्य, द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है। जो पदार्थ का बोध कराए उसे हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको और आसानी से समझे कि जिस शब्द से किसी नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, तेल हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, मिट्टी हुआ, तांबा हुआ, छाछ हुआ, पानी हुआ, तेजाब हुआ, इस तरह के जितने भी पदार्थ होते हैं वे सब के सब पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसका पांचवा, इसमें एक और द्रव्यवाचक में समझ लें कि द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होता है, उसका बहुवचन रूप नहीं बनता है। अगर बहुवचन रूप उसका बनाए हम तो वह एक विशेष परिस्थिति में कुछ समय के लिए ही होता है। मान लीजिए
यह कहा जाए कि मान लीजिए यह लोहा है, लोहा भी पदार्थवाचक संज्ञा है, कोयला है, कोयला भी पदार्थवाचक संज्ञा है। और मैंने कहा कि इसका बहुवचन नहीं होगा, लेकिन अगर कहा जाए कि भारत में कोयलों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, तो उस स्थिति में कोयला का बहुवचन कोयले, कोयलों हो जाएगा, लेकिन वह उसके प्रकार को प्रदर्शित करेगा। अगर सामान्य रूप से उसको कोयला को रखा जाए तो वह कभी बहुवचन का रूप नहीं लेगा। मान लीजिए कोयला कार्बन के रूप पर ही निर्भर होता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। लोहा है, लोहा में कितने % कार्बन है उसके हिसाब से ही उसकी प्रकार अलग अलग किए जाते हैं, तो यह उसमें कार्बन की कमी या अधिकता को प्रदर्शित करेगा, न कि सामूहिक रूप से सबका वह बोध कराएगा। तो इस स्थिति में इसका बहुवचन हो सकता है, लेकिन वह विशेष परिस्थिति में सामान्य रूप से द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं बनता है। इसका 5वां भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बल्कि उसके क्रियाकलाप से, उसके गुण दोष से केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे बूढ़ा आदमी है, उसके जो भी क्रियाकलाप है वह बुढ़ापा को दिखाएगा। बच्चे के जो क्रियाकलाप है वह बचपन रूप से अभिहित होगा। यौवन, मित्रता, शत्रुता, दासत्व, पंडिताई, सर्दी, गर्मी, कठोरता, मिठास, बहादुरी, कायरता, ऊंचाई, गहराई, नीचता, चढ़ाई, सजावट, सुंदरता, ममता, ममत्व, निजत्व, दूरी, समीपता, सामीप्य, वाहवाही, शाबाशी। इस तरह के बहुत सारे पद होते हैं जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए आप मिठाई खाते हैं तो मीठा लगता है, मिठाई तो दिख रही है कि वह पदार्थ है, मीठा लगता है, लेकिन उसके जो मीठा लगने के गुण है उसको हम देख नहीं सकते, उसको केवल महसूस कर पाते हैं। तो जो मिठास पद है वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। सुंदर व्यक्ति को हम देखते हैं लेकिन उसकी सुंदरता को हम केवल महसूस कर पाएंगे, वैसे पद जो सुंदरता है वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। सुंदरता का दूसरा नाम एक सौंदर्य भी हम कह सकते हैं, तो सुंदरता या सौंदर्य दोनों ही भाववाचक संज्ञा है। सजाना तो देख सकते हैं, लेकिन सजावट कैसी है उसको हम महसूस करेंगे तो वह सजावट रूप भी भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह संज्ञा और उसके 5 भेद के बारे में हमने जाना। यदि इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत, कहीं समझने में कोई परेशानी आ रही है तो आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट में हमें बताएं, जिससे उस समस्या को या उस समझ को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और हिंदी गैंगवे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।